Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Punisher for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम जो अपना जनरल साइंस का सेक्शन है वो स्टार्ट करने लग रहे हैं फॉर DFCCIL। ठीक है, इसमें आपका ये 24 क्वेश्चंस का पूछा जाता है। तो वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज है इसका जनरल साइंस का। तो आपको पता है हम कोई भी जब सेक्शन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है उसको खत्म करते हैं विथ थ्योरी। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको अब बिल्कुल पेन पेपर लेके तो बैठ जाओ एज ऑलवेज। क्या कर लो भाई, पेन पेपर उठा लो, क्योंकि अकेले क्वेश्चन आंसर नहीं करवाने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर करने का मेन मोटो क्या होता है ये समझो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का मतलब है आप उसका ये देख रहे हो इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस टॉपिक को जो है आपका ये पर्टिकुलर सेक्शन छू रहा होता है, तो हम उन टॉपिक्स को सबसे पहले करते हैं। ये नहीं कि उन क्वेश्चंस को रट लो, क्वेश्चन थोड़ी ना आपके रिपीट होने वाले हैं फिर से। ठीक है, तो ये सब चीजें हम देखेंगे विद थ्योरी वगैरह। फिर आपका आगे सेशंस आगे जो है जैसे हम कंटिन्यू करते हैं वो आपका कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी और क्वेश्चंस के साथ क्लियर हुआ। तो ये वाला जो पेपर है आपका 2018 का है और एग्जीक्यूटिव ऑपरेटिंग का है। और अभी आपका ऑपरेशंस एंड बीडी हो गया ये, तो समझ लो भाई यही पोस्ट है आपकी सेम, क्योंकि पहले स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर की हुआ करती थी, अब इसमें बीडी का जो डिपार्टमेंट है वो भी अलग से ज्वाइन कर दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं अपने जनरल साइंस वाले सेक्शन पे। तो ये जो है आप अगर टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अलग अलग जो यहाँ पे कैटेगरीज हैं उसमें आपको टेस्ट दे रखे हैं और चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट और 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपके दे रखे हैं। ठीक है ना, ऑपरेशंस एंड बीडी वाले। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पर आपको इसके साथ में और भी जितने भी एग्जामिनेशन है, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया या फिर रेलवे हो गया, उसके भी आपको यहाँ पे टेस्ट वगैरह मिल जाते हैं काफ़ी सारे। और बहुत सारे टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो उनको भी आप साथ में लगा सकते हो। ठीक है, अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग आपके यहाँ पे टेस्ट सीरीज दे रखे हैं, करंट अफेयर की भी दे रखी हैं। तो ये आप जो है अपना प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो यहाँ से। और ये आप यहाँ पे कोड भी लगा सकते हो। ठीक है, बाकी देखो ऐसा है कि ये पेंटाइन कोड लगा लो, ठीक है, इससे आपको मिलेगा। बाकी कुछ बच्चों ने बताया कि उनको भी जब वो ज्वाइन करते हैं कुछ तो उनको भी कुछ कूपन कोड मिलता है। तो वो भी आप यहाँ पे अपना कूपन, एक काम करना, जिन बच्चों को आपस में कूपन कोड मिला है ना, तो वो भी आप आपस में शेयर करके ना एक दूसरे को, तो आपस में शेयर कर लेना, उससे आप दोनों को ही प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आपस में अपना कोड वगैरह शेयर कर लो और उससे ज्वाइन कर लेना। इससे होगा क्या कि जो बच्चा शेयर करेगा या फिर जो ज्वाइन करेगा उनको आपस में कुछ कैशबैक जो भी मिलता है वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो वो आप आपस में भी कोड वगैरह शेयर करके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो खैर। चलो खैर, अब देखो यहाँ पे अपना सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि बी कीपिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज। अब बी कीपिंग जो होती है उसको क्या और बोला जाता है? सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, एपीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं टेंशन नहीं लेनी। अब देखो डियर, आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया जाएगा ना वो सेरिकल्चर, पिसिकल्चर यही हिंदी में आपको लिख के दे दिया जाएगा, इसकी हिंदी थोड़ी देंगे, नहीं तो इसके आपको मीनिंग ही पता चल जाएगी। ठीक है ना, तो समझते हैं इन सारे टर्म्स को, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आपको ये दो टर्म दे रखे हैं, एक दे रखा है पिसिकल्चर और एक दे रखा है आपको एक्वाकल्चर। इन दोनों में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगली बार आपसे यही थोड़ी पूछेगा बी कीपिंग के बारे में। तो पिसिकल्चर क्या होता है? ये होता है आपकी फार्मिंग ऑफ फिशेस। ठीक है ना, क्या होता है ये आपका? फार्मिंग ऑफ फिशेस इन पॉन्ड्स। यानी कि जो आपका आपने देखा होगा तालाब वगैरह में जो है फिशेस की यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं? फार्मिंग कर रहे होते हैं। ठीक है ना, उसको हम उस प्रोसेस को बोल देते हैं क्या? तो अपना पिसिकल्चर बोल देते हैं। और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि हम यहाँ पे फिशेस की कौन सी जो मेन फिशेस हैं, कौन सी जो है उनका कौन सी टाइप की फिशेस को यहाँ पे हम फार्म करते हैं। तो मेनली यहाँ पर आपकी जो कार्प फिशेस हैं जो और जो आपकी सैल्मन फिशेस हैं, इनकी यहाँ पर जो है फार्मिंग की जाती है। ठीक है, तो ये दो जो फिशेस हैं इनके नाम ध्यान रखना। अच्छा, अब ये जो एक्वाकल्चर होता है, एक्वाकल्चर ध्यान से समझो, यहाँ पर फार्मिंग ऑफ फिशेस ही नहीं होती अकेली। एक्वाकल्चर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे होता है आपका फार्मिंग ऑफ फिशेस, फार्मिंग ऑफ फिशेस प्लस में आपका जो एक्वाटिक प्लांट्स है, यानी कि आपने देखा होगा समुद्र में क्या होता है, पानी के नीचे कुछ पेड़ पौधे वगैरह उगे रहते हैं ना, उनको भी हम यहाँ पर अपना एक्वाकल्चर में उगा रहे होते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा आपका एल्गी हो गया, या फिर आपके पानी में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि आपका मॉलस्कस हो गए। ठीक है ना, मॉलस्कस हो गए, तो इन सभी को आपका क्या किया जाता है? एक्वाकल्चर में उगाया जाता है। लेकिन अगर हम पिसीकल्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर अकेले हम बात करते हैं किसकी? फिशेस की, जो कि पॉन्ड्स वगैरह में आपकी उगाई जाती हैं या फिर उनकी फार्मिंग की जाती है, बेसिकली उगाई जाती हैं। ठीक है ना, समझ गए ये वाली बात? अच्छा, अब देखो अपने पास में दो टर्म बचते हैं, एक बचा सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर को समझते हैं। सेरिकल्चर बेसिकली क्या होता है? इसमें ये आपका होता है कल्टीवेटिंग सिल्क वॉर्म्स। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं? कल्टीवेट करते हैं। कल्टीवेट का मतलब समझना बड़े ध्यान से, अभी आपको ना कल्टीवेट और फार्मिंग में डिफरेंस समझ आएगा। कल्टीवेटिंग सिल्क वॉर्म्स
ये जो पूरा का पूरा सेरीकल्चर होता है, इसमें जो आपका रेशम वाले कीड़े होते हैं ना, जो कैटरपिलर्स होते हैं, कीड़े होते हैं, सिल्कवॉर्म होते हैं, कोकून बनता है जिससे, ठीक है। तो उनकी हम क्या करते हैं, उनको कल्टीवेट करते हैं। कल्टीवेट का मतलब समझना, कल्टीवेट एंड एक्सट्रैडिंग सिल्क फ्रॉम एक्सट्रैडिंग सिल्क फ्रॉम दैम, यानी कि एक्सट्रैडिंग का मतलब हम उनसे निकाल रहे होते हैं क्या, सिल्क, सिल्क फ्रॉम दैम। तो जो भी आपके रेशम वाले कीड़े होते हैं उनसे हम क्या करते हैं, सिल्क को जो है यहाँ से निकाल रहे होते हैं, कल्टीवेट कर रहे होते हैं। अच्छा, अभी कैसे किया जाता है पता है? तो जो कोकून होता है या फिर सिल्कवॉर्म होता है, उसको ना गर्म पानी में बॉईल कर दिया जाता है। बॉईल करते हैं तो जो उसकी रेशम होती है, यानी कि जो सिल्क होती है, वो निकल जाती है। तो यहाँ पर इस चीज को देखते हुए ना, जो पेटा एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता होगा, पेटा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, उसने इसको काफी ज्यादा जो है कंडेम किया था, यानी कि इसको काफी ज्यादा यहाँ पर वेट अ सेकेंड, आई थिंक आपको यहाँ पे साइड में थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, यहाँ से कटा कटा सा थोड़ा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, इसको ना अगले पेज पे लेके चलते हैं। वेट अ सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर देखो, तो मैं क्या बोल रहा था, यहाँ पे जो सेरीकल्चर है उसको यहाँ पे बेसिकली जो पेटा होता है, पेटा संगठन, उसने यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है इसको लेकर के मना वगैरह किया था कि इसका ये सब सेरीकल्चर नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि महात्मा गांधी जी ने भी इसको क्या किया है, कंडेम किया है, ठीक है ना। सेरीकल्चर को जो है महात्मा गांधी जी ने भी बोला था ये गलत चीज है, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिल्क वर्म्स को या फिर कोकून को जो है यहाँ पे हम उसको उबाल रहे होते हैं, ठीक है, जिंदा। और इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने ना फिर एक कॉन्सेप्ट दिया था किसका, अहिंसा सिल्क का। तो इन्होंने बोला जो भी वाइल्ड आपका कोकून होता है, वाइल्ड सिल्कवर्म होता है, उससे आप जो है उसे बिना मारे जो है इससे सिल्क निकाली जा सकती है, ठीक है। तो अहिंसा सिल्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने दिया था, अगर कहीं कहाँ बार पूछ ले तो, ठीक है ना। सेरीकल्चर की बात हो गई। अब ये बचता है आपका एपीकल्चर। तो समझते हैं भाई एपीकल्चर का क्या मतलब है। एपीकल्चर का मतलब होता है बेसिकली आप क्या कर रहे हो, फार्मिंग ऑफ बीज कर रहे हो, ठीक है ना। जो आपकी पता है ना, मधुमक्खियां वगैरह होती हैं, फार्मिंग ऑफ बीज क्या होता है भाई, मधुमक्खियों की खेती करना। क्यों खेती कर रहे हैं यहाँ पे, आप एक बात समझना, अगर आपसे कोई पूछे टू ऑब्टेन, है ना, क्या हम यहाँ पे प्राप्त करने के लिए इनकी खेती करते हैं, तो अकेला हनी प्राप्त करने के लिए इनकी खेती नहीं की जाती है। इनसे हम हनी तो लेते ही लेते हैं, इसके अलावा जो वैक्स होता है, ठीक है ना, बी वैक्स यहाँ पे बनता है, बड़ा ही मतलब काफी ज्यादा ये ऑर्गेनिक रहता है। इसके अलावा जेली वगैरह बनती है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों के लिए इनकी फार्मिंग की जाती है। इवन लेट से मेरा एक बहुत बड़ा गार्डन है और मुझे उसका पॉलिनेशन करवाना है, तो इसलिए भी मैं जो है अपना बीज को यहाँ पे पाल लूंगा या फिर उनकी फार्मिंग कर लूंगा, जिससे कि जो मेरा गार्डन है उसका पॉलिनेशन हो जाएगा। पॉलिनेशन समझते हो भाई, एक एक फ्लावर पे बैठेगी मधुमक्खी, वहां से जाएगी तो उसके जो कण है वो दूसरी जगह गिर जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो इसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। तो ये होता है आपका एपीकल्चर। तो अब बताओ जरा, बी कीपिंग आपका क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी भाई, एपीकल्चर ही कहलाएगी। समझ में आया। अच्छा, एक चीज और समझना, अगर आपसे कभी पूछ ले, अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, अ प्लेस वेयर बीज आर कैप्ट, यानी कि जहां पर ये जो मधुमक्खियां हैं रखी जाती हैं, उस जगह को क्या बोला जाता है, बीज आर कैप्ट। तो उस जगह को देखो डियर, बोला जाता है आपका एपियरी। नोट डाउन कर लो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्या बोला जाता है भाई, एपियरी बोला जाता है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया, देखो आया हुआ एग्जाम में, इससे सारी की सारी चीजें क्लैरिफाइड आपको हो गई होंगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर सच दैट 1 लीटर इज इक्वल टू। अब देखो इसमें थोड़ा सा कई सारे बच्चों को दिक्कत होती है, तो थोड़ा समझते हैं इसको ध्यान से। जो कॉमन मेजरिंग वॉल्यूम है 1 लीटर, वो किसके इक्वल होता है। तो मैं आपको ये लिखवा रहा हूँ, इसको ना अच्छे से नोट डाउन कर लो। मैं आपको सारे के सारे जितने इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर होता है सी से, एम से आपका मिलीमीटर होता है, डी से आपका डेसीमीटर होता है। देखो डी से डेसी हो गया, एम से मिली हो गया, और आपका सी से क्या हो गया, सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अगर हम 1 लीटर की बात करते हैं, ध्यान से देखना और इसको नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन आपका बदल बदल के पूछा जा सकता है। अगर हम 1 लीटर की बात करें तो कितने मीटर क्यूब होंगे 1 लीटर में, तो ये होते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब। ध्यान देना, 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। 10⁻³ का मतलब समझते हो ना, यहाँ पर 0.001 मीटर क्यूब होता है, इसका मतलब समझ गए ना। चलो, अब अगर मैं आपसे 1 लीटर की बात करूं तो इसमें कितने सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे, ठीक है ना। और अगर मैं 1 लीटर की बात करूं तो इसमें कितने मिलीमीटर क्यूब हो जाएंगे, तो 10⁻6 मिलीमीटर क्यूब हो जाएंगे। समझ रहे हो। तो यानी कि आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 मिलीमीटर क्यूब गलत हो जाएगा, यहाँ पे 10⁻³ होना चाहिए था, गलत है, यहाँ पे 10⁻³ होना चाहिए था, गलत है। और अगर मैं आपसे बात करूं डेसीमीटर क्यूब में, तो 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। क्लियर है। तो 1 लीटर में कितने डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब, है ना। चलो, अब आपको थोड़ी सी चीजें और बताता हूं एक्स्ट्रा, उनको भी नोट डाउन कर लो। अरे कर लोगे ना, समझ में आ रहा है तो फटाफट से हाँ बोलते जाओ, है ना।
चलो 1 मीटर में आपका बताओ कितने डेसीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर में जो है 10 डेसीमीटर होते हैं। कितने डेसीमीटर होते हैं? 10 डेसीमीटर। अगर मैं आपसे बात करूं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे, तो 1000 मिलीमीटर हो जाएंगे। तो इसी तरीके से अब आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात करूं तो इसमें कितने 1 सेंटीमीटर में जो है आपके कितने मिलीमीटर हो जाते हैं, है ना। तो 1 सेंटीमीटर में आपके 10 मिलीमीटर हो जाते हैं। इन सभी को नोट डाउन कर लो, बहुत कंफ्यूजिंग होता है लेकिन अच्छे से ध्यान में रखना। आप मैंने आपको पूरा का पूरा कन्वर्जन दिखा दिया है इसका, ठीक है, हमेशा याद रखोगे ना आप। चलो अगले वाले यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज अ लिविंग टिश्यू। आपसे क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपका रिपीट होगा, बदल के रिपीट होगा। तो वो मैं आपको सारी की सारी इसकी थ्योरी बताता हूँ क्या होता है इसमें। तो जो भी इसमें पूछा है कौन सा प्लांट टिश्यू जो है एक लिविंग टिश्यू होता है। चलिए, टिश्यू का मतलब समझते हो हिंदी में, टिश्यू का मतलब होता है ऊतक, ठीक है ना। क्या होता है? टिश्यू, ऊतक। तो ये पूछ रहा है कि पेड़ों में जो है आपका कौन सा जिंदा ऊतक होता है, समझ गए। चलो ऑप्शन हमें दे रखे हैं स्क्लेरेनकाइमा, ट्रैकिएड्स, फ्लोएम फाइबर्स या फिर पैरेनकाइमा। अब आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ, चीजों को बड़े ध्यान से नोट डाउन कर लो। प्लांट्स में ना आपका एक टाइप होता है टिश्यूज का, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू। ये क्या? ये ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू यानी कि ऊतक जो है आपके प्लांट में रहते हैं। अच्छा, ये एक टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं जो कि आपके प्लांट में, आप समझना ये ना 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है पैरेनकाइमा। पहला क्या होता है भाई? पैरेनकाइमा होता है। दूसरा आपका कौन सा होता है? दूसरा होता है कॉलेनकाइमा, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है भाई? कॉलेनकाइमा होता है। और आपका यहाँ पर तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है ना। कौन सा होता है? स्क्लेरेनकाइमा होता है। तो ये 3 जो है टिश्यूज होते हैं अपने प्लांट में, जो सिंपल परमानेंट टाइप के होते हैं। अब ध्यान से देना, इन तीनों टिश्यूज की क्या यहाँ पर विशेषता है। जो पैरेनकाइमा और जो कॉलेनकाइमा है, ये दोनों आपके कैसे होते हैं? लिविंग टिश्यूज होते हैं। ये दोनों के दोनों आपके लिविंग टिश्यूज होते हैं, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा। अब जो कॉलेनकाइमा है ये बेसिकली आपका क्लोरोफिल इसमें स्टोर रहता है। जो क्लोरोफिल होता है ना प्लांट का, पता है ना, फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल से। तो जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है या फिर जो आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, वो किस में होती है? आपकी कॉलेनकाइमा में होती है। ये चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। पैरेनकाइमा की अगर हम बात करें तो ये जैसे जीरोफाइट्स वाले जो प्लांट हो गए, तो उनमें ये क्या काम करता है? आपका वाटर वगैरह स्टोर करके रखता है, ठीक है। क्या करता है? वाटर स्टोर करके रखता है, और ये भी आपका एक लिविंग टिश्यू होता है, पैरेनकाइमा। अच्छा, अगर हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करें तो फिर ये आपका एक डेड टिश्यू होता है, ठीक है ना। ये कैसा होता है? डेड टिश्यू होता है। काफी जो है इसकी जो परत होती है वो काफी मोटी होती है स्क्लेरेनकाइमा की, और ये मोस्टली जो है आपका लिग्निन से बना होता है। और जो बड़े प्लांट्स हो जाते हैं ना, जो ट्रीज हो जाते हैं, जो छोटा प्लांट होता है उसमें मोस्टली जो है स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट नहीं होता, और बट जो बड़े प्लांट हो जाते हैं, बड़े ट्रीज हो जाते हैं, तो उनमें आपका स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। अरे बात समझ में आ गई क्या? ये पॉइंट सारे के सारे ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहीं से अब आपका पूछा जाएगा, क्योंकि अब ये अब अगेन तो रिपीट करने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो वो आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखो, लिविंग टिश्यू के बारे में पूछा था तो हमने देख लिया स्क्लेरेनकाइमा तो जो है इसमें नॉन लिविंग टिश्यू होते हैं या फिर नॉन लिविंग सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, तो ये तो हमारे काम का नहीं है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर ट्रैकिएड्स की बात करें तो ट्रैकिएड्स क्या होते हैं समझना। आपको पता है अपने प्लांट में 2 टाइप की जो है यहाँ पर चीजें होती हैं, एक होता है फ्लोएम और एक आपका होता है जाइलम, ठीक है। तो बताओ जरा, जाइलम क्या काम करता है और फ्लोएम क्या काम करता है। जाइलम आपका जो यहाँ पर वाटर होता है वो जो ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है वो जाइलम का होता है, ठीक है ना। और किसी भी ट्री में फ्लोएम क्या काम करता है? जो भी आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है या फिर जो उसके लिए जरूरी है शुगर वगैरह ट्री के लिए, जो रूट्स से लेकर के ये ऑर्गेनिक मैटर आपका लेके जाता है फ्लोएम, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई, फ्लोएम जाइलम ये होते हैं। तो ये जो ट्रैकिएड्स होते हैं, ये ट्रैकिएड्स आपका जाइलम में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। जाइलम के अंदर यहाँ पर एक कुछ जो है ट्रैकिएड्स पाए जाते हैं, और ये क्या काम करते हैं? तो ये आपका बेसिकली यहाँ पे जो वाटर का ट्रांसपोर्ट हो गया या फिर कुछ सॉल्ट हो गए, तो उनका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है भाई जाइलम वाला काम, क्योंकि जाइलम के अंदर ये मौजूद होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है बेसिकली कि ट्रैकिएड्स आपके कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ध्यान में रखना, ट्रैकिएड जाइलम में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है नॉन लिविंग सेल से बने होते हैं, ठीक है ना। किससे बने होते हैं? ये नॉन लिविंग सेल से बने होते हैं। तो ये तो अब आपका अगेन नॉन लिविंग हो गया, तो ट्रैकिएड से भी हमें पता चल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे कुछ रटना पड़ेगा क्या, बताओ।
कुछ रटना तो नहीं पड़ रहा है। चलो अब यहाँ पे देखो फ्लोएम फाइबर, अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम क्या करता है, बेसिकली ये ऑर्गेनिक वो फोटोसिंथेटिक मटेरियल होता है, या फिर जो भी हमारे लिए ऑर्गेनिक मटेरियल है वो मैंने आपको बता दिया, ये ऊपर लेके जाता है। अगेन ये कैसा होता है, आपका नॉन लिविंग होता है, फ्लोएम फाइबर तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी पैरेनकाइमा की बात करें, मैंने आपको बता दिया लिविंग सेल होती है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो हमें बस यहाँ पे ना ऑप्शन ऑप्शन नहीं खेलना है, हमें यहाँ पे चीजों को समझना है कि कैसे क्या है। अच्छा फ्लोएम का एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो फ्लोएम टर्म है ना, फ्लोएम ये जो टर्म है यानी कि फ्लोएम नाम है, किसने दिया था? तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे कार्ल नगेली करके, ठीक है ना, इन्होंने जो है फ्लोएम नाम का वर्ड यहाँ पर दिया था। बात समझ में आ गई क्या? इनसे रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए तो उसे अब आप गलत तो नहीं करोगे, है ना। चलिए फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो बड़ी ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रोसेस दे रखी है, इन सभी को हम यहाँ पे एक एक करके समझते हैं। आपको क्या पूछा है? द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड क्रॉप्स इज टर्म्ड एज, यानी कि वो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि जो फूड क्रॉप्स होते हैं यानी कि खाने वाली जो फसलें होती हैं, उनकी हमें अगर न्यूट्रिशनल क्वालिटी अच्छी करनी हो, इंप्रूव करनी हो, तो उस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? और यहाँ पे आपके सामने चार बड़ी अच्छी अच्छी प्रोसेस चिपका दी गई हैं। तो इन सभी प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा, एक एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन चारों से। सभी को समझते हैं, आंसर आपको अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि बायो रिमेडिएशन क्या प्रोसेस होती है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे डोंट वरी, अभी ये प्रोसेस है, बेसिकली हम इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन समझते हैं इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो भाई, पहली प्रोसेस हुई अपनी बायो रिमेडिएशन। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, लेटेस्ट से क्या हुआ, आपका कोई एक सराउंडिंग है या फिर कहीं पर आपका क्या हुआ, पानी गंदा हो गया, ठीक है। कहीं का पानी गंदा हो गया या फिर कहीं की जो सॉइल है वो खराब हो गई। कैसे होती है, यहाँ पर आपका लेट से किसी सॉइल में एसिडिक वेस्ट चला गया। एसिडिक वेस्ट क्या होता है, जो फैक्ट्रीज वगैरह से वेस्ट आता है ना, वो एसिडिक होता है और वो आपका सॉइल में गिर गया। या फिर पानी कैसे गंदा हो गया, लेटेस्ट से आपका ऑयल स्पिल हो गया। ऑयल स्पिल समझते हो, जहां पर कहीं आपका तेल वगैरह फैल गया और किसी ओशन से जा रहा था या फिर किसी लेक से जा रहा था, तो वहां पर आपका ऑयल गिर जाता है। अब बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इस पानी को साफ करना पड़ेगा, या फिर अगर हमें सॉइल को थोड़ा सा अच्छा करना है, इसकी क्वालिटी को अच्छा करना है, तो हमें उस जो हम प्रोसेस को वहां पर अपनाते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है बायो रिमेडिएशन। ध्यान से देखना, ये रेमेडी का मतलब क्या होता है। रेमेडिएशन आपका एक वर्ड है जो कि रेमेडी से बना हुआ है। रेमेडी का मतलब होता है एक बैलेंस प्रोवाइड करना, ठीक है ना। क्या करना, बैलेंस प्रोवाइड करना, या फिर किसी खराब चीज को थोड़ा सा ठीक कर देना, है ना, उसको यूज लायक कर देना। तो बेसिकली इसमें आपका क्या किया जाता है, समझना ध्यान से। अब कोई अगर पानी आपका यहाँ पे गंदा हो गया, कोई सॉइल गंदी होगी, तो यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग कि जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, क्या करते हैं ये, उस जगह की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है ना, अल्टर करते हैं। उनको क्या करते हैं, चेंज करते हैं, या फिर बेसिकली चेंज करना है, या फिर यहाँ पर आपका अल्टर वर्ड यूज करना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो उसको चेंज करते हैं, बेसिकली अल्टर करते हैं। तो वहां पर क्या होता है ना कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर जाते हैं। ऐसी कंडीशन के लिए हम चेंज कर देते हैं कि वहां पर कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या हो जाए, ग्रो हो जाए। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, हिंदी में जीवाश्म होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, जीवाश्म। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पैदा हुए वो क्या करते हैं, ये जो आपका एसिडिक वेस्ट है या फिर यहाँ पर जो ऑयल स्पिल हुआ है, तो उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, खा जाते हैं। आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम क्या होता है, बेसिकली वो चीजों को मोबिलाइज कर देते हैं, ठीक है ना, मेटाबलाइज कर देते हैं। तो ये काम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी गंदगी है या फिर ऑयल स्पिल हुआ है या फिर आपका लेट से जो एसिडिक वेस्ट पड़ा हुआ है, उसको ये धीमे धीमे खाते जाते हैं, खाते जाते हैं। तो वहां का जो एसिडिक वेस्ट है यानी कि वहां की जो इम्प्योरिटी है वो खत्म हो जाती है। तो इस पर्टिकुलर पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बायो रिमेडिएशन बोला जाता है। अरे बोलो हाँ, क्लियर हुआ क्या? ये क्वेश्चन अगर आपका कभी आया तो गलत तो नहीं करोगे। चलिए अगली वाली जो आपकी प्रोसेस थी वो थी बायो फोर्टिफिकेशन। ये भी समझते हैं कि भाई बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है। यहाँ पे देखो, बायो फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन ध्यान से समझना। अब ये जो फोर्टिफिकेशन है इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, हमने क्या करा दिया, प्लांट्स में क्रॉस ब्रीड करा दिया, ठीक है ना। प्लांट्स में हमने क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। तो उस प्रोसेस को तो बोला जाता है फोर्टिफिकेशन। लेकिन अगर मैं बायो वर्ड इसके साथ लगा दूं ना, तो उसका मतलब समझो। अगर आपसे अकेला फोर्टिफिकेशन पूछा तो हमें उससे मतलब नहीं है कि कौन से प्लांट का किसमें कराया, बस उसमें आपका जो भी आपकी नीड थी, लेट से आपको उसमें फ्लावर की क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए थी, फ्लावर सुंदर सा चाहिए था आपको, या फिर उसमें क्या हुआ कि आपको फ्रूट बड़ा चाहिए था, छोटा चाहिए था, ठीक है, तो आपने उसका क्रॉस करा दिया और उस प्रोसेस को हमने बोल दिया फोर्टिफिकेशन। लेकिन जब हमने बायो वर्ड का यूज किया तो ये बड़ा ही आपका इसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराते हैं, ठीक है ना। क्या कराते हैं इसमें हम, सिलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स,
सिलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स कराते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, जो भी हमारी फूड क्रॉप्स होती हैं, जैसे लेट से मेरा यहाँ पे मैंने क्या किया, वीट को उगाया। मैंने वीट को उगाया तो मेरा जो वीट था ना, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बहुत कम थी। ध्यान देना, उसकी क्या थी, न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी कि जो उसका पोषक तत्व थे, उसकी जो पोषक मात्रा थी उसमें पोषक तत्वों की, वो बहुत कम थी। तो मैंने क्या किया, इसको मैं एक ऐसे वीट के साथ क्रॉस कराऊंगा जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। लेट से इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है 40, अगले वाले की न्यूट्रिशनल वैल्यू है 100। तो मैं जब इन दोनों का क्रॉस करा दूंगा तो जो अगला आइटम निकलेगा ना, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 70 तक। ठीक है, तो उस सिलेक्टिव ब्रीडिंग को क्या बोलते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। जब मैं न्यूट्रिशनल वैल्यू को यहाँ पे टारगेट करूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे फ्लावर सुंदर चाहिए है इसमें, या फिर मुझे बड़ा फ्रूट चाहिए है, मुझे उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू से मतलब होता है। तो जब भी हम इसको न्यूट्रिशनल वैल्यू को अपना यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ब्रीडिंग कराते हैं फूड क्रॉप्स की, तो उस प्रोसेस को बोल दिया जाता है क्या, तो बायो फोर्टिफिकेशन। अरे बोलो हाँ, क्लियर हुआ है? तो क्लियर हो गया ना, तो अब ये कभी नहीं भूलोगे। तो यहां पर आपका फिलहाल क्या राइट आंसर हो जाएगा, बायो फोर्टिफिकेशन राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें तो यहाँ पे आपका जो थर्ड प्रोसेस दे रखी है बायो मैग्निफिकेशन, इस पर भी चलना है ना। चलिए बायो मैग्निफिकेशन समझते हैं। देखो यहाँ पे अब हम देखने लग रहे हैं बायो मैग्निफिकेशन ये कौन सी प्रोसेस होती है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ना, ये आपकी फूड चेन में देखी जाती है। ठीक है ना, किसमें देखी जाती है, आपकी फूड चेन में ऑब्जर्व की जाती है। अरे वेट अ सेकेंड, देखो फूड चेन में की जाती है। कैसे की जाती है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पर लेटेस्ट से क्या होता है आपका फूड चेन में, देखो यहाँ पर फूड चेन में क्या होता है कि पहले कोई आपका एक आइटम है, ठीक है, पहले कोई फूड चेन में जो सबसे नीचे लेवल पे होता है उसको उसके ऊपर वाला खाएगा, फिर उसको उसके ऊपर वाला खाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो टॉप एंड में कंज्यूमर होता है वो फिर फाइनली जो है सबको खा लेता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना इतनी सी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन प्रोसेस में, कि लेटेस्ट से आपका जो प्राइमरी यहाँ पे था, यानी कि जो सबसे छोटे लेवल की फूड चेन में सबसे नीचे था, जो बिल्कुल एंड में था, वो यहाँ पर क्या हो गया, टॉक्सिक हो गया। वो यहाँ पर क्या हो गया, टॉक्सिक हो गया, यानी कि उसमें जो है विषैले तत्व आ गए। कैसे आ गए, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ। लेटेस्ट से आपका यहाँ पे क्या हुआ, एक तालाब है, ठीक है, ये आपका एक पॉन्ड है। इसमें आपने क्या किया, आपने बिल्कुल गंदगी प्लास्टिक वगैरह फेंक रखी है, और जो फैक्ट्रीज के एसिडिक वेस्ट हैं वो यहाँ पर चले आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा आके यहाँ पे गिरा। अब बेसिकली यहाँ पर जो एक छोटी सी मछली घूम रही थी किनारे पे, छोटी मछली आ जाती है, तो छोटी मछली घूम रही थी, वो यहाँ पर अपनी यहाँ पे विशाल जो टॉक्सिक वेस्ट था एसिडिक का, या फिर ये जो टॉक्सिक वेस्ट था आपका, आपने जो प्लास्टिक वगैरह फेंकी, उससे वो मर जाती है। और वो मछली थोड़ी सी अंदर को चली गई, उस छोटी सी मछली को बड़ी मछली ने खा लिया। ठीक है, उसको किसने खाया, बिग फिश ने खा लिया। अब उस बिग फिश को आप गए और बढ़िया तालाब से उठा के ले आए, और जो मछुआरा वगैरह हैं फिशरमैन, वो इसको उठा के ले गए। उन्हें तो नहीं पता था पहले से मरी है, या ये जो है आपकी बेसिकली मर गई, और ठीक है, उसको उसी टाइम पे जो फिशरमैन थे उन्होंने उठा लिया। तो ये जो टॉक्सिक वेस्ट था, यानी कि जो सबसे गंदा जो यहाँ पे विषैला तत्व था, वो छोटी मछली ने खाया। लेट से छोटी मछली के पेट में था इतना टॉक्सिक वेस्ट, तो जो बड़ी मछली है ना, उसके पेट में जाकर के टॉक्सिक वेस्ट हो जाएगा आपका इतना। ध्यान से देखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। फिर यही जो टॉक्सिक वेस्ट है, अब इस मछली को जाकर के जो भी आदमी खाएगा, उसके पेट में ये वाला टॉक्सिक वेस्ट बन जाएगा इतना। ठीक है, तो ये जो टॉक्सिक वेस्ट है, ये अपने आप में इंक्रीज होता जा रहा है। इस प्रोसेस को बोला जाता है बायोमैग्निफिकेशन। और जाकर के हो सकता है कि ये आदमी या तो बहुत ज्यादा सीरियस बीमार हो जाए, या फिर ये मर जाए। ठीक है, तो ये आदमी मर गया, लेकिन ये आपका एंटर कहां से हुआ, फूड चेन में छोटी सी मछली में एंटर हुआ था पहले। अब समझ में आ रहा है आपको क्या होती है बायोमैग्निफिकेशन की प्रोसेस। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी अभी कभी, अब कभी भी, है ना, फूड चेन में। और ये आपकी प्रोसेस जो है हम देखते हैं। अब आया आपका यहाँ पर फाइटो रिमेडिएशन। तो देखो यहाँ पर ये आपका क्या था, बायो रिमेडिएशन था। अब यहाँ पर आपको फाइटो दिख रहा है। बायो का मतलब बेसिकली क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा जब मैंने ऊपर समझाया। अब फाइटो का मतलब देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, फाइटो रिमेडिएशन भी यहाँ पर हम समझेंगे। हमें ना एक एक चीज समझनी है यार, तभी तो आपको देखो जब प्रीवियस ईयर पेपर करोगे, उनकी चीजें समझोगे, थ्योरी पे जाओगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि हम आगे आने वाली चीजों में सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, डायरेक्शन हमारी क्लियर है नहीं है। तो समझ में आ रहा है आपको, पसंद आ रही है ये सब चीजें, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए खैर, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर आपको फाइटो का मतलब पता होना चाहिए। फाइटो का मतलब क्या होता है, आपका प्लांट, ठीक है ना। फाइटो का मतलब प्लांट हो गया। रेमेडी का मतलब मैंने आपको बताया था, ये भी रेमेडिएशन है। रेमेडी का मतलब क्या होता है, बैलेंस में लाना। तो प्लांट की मदद से अगर हम किसी चीज को बैलेंस में लाते हैं या फिर उसकी रेमेडी करते हैं, तो उसको बोला जाता है फाइटो रेमेडिएशन। अच्छा, अब जरा सा ध्यान से समझिएगा।
तो बेसिकली हम इस प्रोसेस का यूज कहाँ पर करते हैं, अपने माइंड को थोड़ा सा आप यहाँ पे खोलो और मेरी बात को समझो। लेटस से यहाँ पर क्या हुआ, हमने यहाँ पे कोल माइन खोली थी अपनी, ठीक है, कोल माइन खोली और हमने वहां से अपना पूरा का पूरा कोल जो है एक्सट्रैक्ट कर लिया, यानी कि जो हमारा कोयला था वो हमने पूरा का पूरा निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारी इंसानों की यही आदत है, वहां से जब पूरा का पूरा कोयला खत्म हो गया तो हम उसको छोड़ के निकल लेंगे। अब वहां पर लेकिन जब हमने कोयला वगैरह खोदा, पूरी खुदाई वगैरह कर डाली, वहां हमने काफी सारे केमिकल्स का भी यूज किया होगा और जो ऑर्गेनिक वेस्ट निकला होगा फैक्ट्री का वो भी वहां पर पड़ा होगा, ठीक है ना, और तो कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी वहां पे पड़ा होगा, तो वो तो हम छोड़ के निकल लिए। लेकिन अब वहां पर अगर हम कहें कि अरे ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो हमने टॉक्सिक वेस्ट यूज किए वो यहाँ से निकलते निकलते पानी के नीचे कभी बारिश वगैरह हुई तो वो फैलते हुए आपके आसपास की जगह चले जाएं, जहाँ फार्मिंग होती है वहां ना चले जाएं, है ना। तो फिर क्या किया जाता है, यहाँ पर कुछ आपके ट्रीज लगाए जाते हैं, ठीक है, क्या किया जाता है, ट्रीज लगाए जाते हैं। और ये ट्रीज फिर वहां की ना सॉइल कंडीशन को ठीक करते हुए, ऐसा नहीं है कि वहां पे ऑर्गेनिक वेस्ट के बीच में ट्री लग जाएगा, वहां की जो एग्रोनॉमिकल कंडीशन है उसको थोड़ा सा ठीक करते हुए, एग्रोनॉमिकल का मतलब होता है आपका कृषि से संबंधित जो भी आपकी कंडीशंस हैं उनको थोड़ा ठीक करके उसके साथ में, और आपको पता है हर ट्री के साथ में कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका एसोसिएटेड होता है, तो हम ऐसे ट्री को उठाते हैं जिसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी थोड़ा सा स्ट्रांग हो, जो हमारा पर्टिकुलर वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, हम सेलेक्ट करते हैं ऐसे। और अगर मैं कोल की बात करूं तो यहाँ पर हम बेसिकली मस्टर्ड ट्री को, या फिर मस्टर्ड प्लांट हो गया, इसको यूज करते हैं क्योंकि इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोल के जो पार्टिकल्स होते हैं, फिर कोल का जो वेस्ट होता है उसको बांध के रखते हैं। तो अब समझना, मैंने यहाँ पे ट्रीज लगा दिए तो होगा क्या, ये ट्रीज जो एक काम करते हैं, जैसे कि आपका जो भी वेस्टेज है उनको एक्यूमुलेट कर देते हैं, ठीक है ना, क्या कर देते हैं, एक्यूमुलेट कर देते हैं, यानी कि उनको ये एक तरीके से जो भी वहां का टॉक्सिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको खींच करके ना बांध देते हैं। क्या करते हैं, उसको खींच के बांध देते हैं। अलग अलग ट्रीज की अलग अलग खासियत होती है, तो हम वही ट्री सिलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए अभी यूजफुल होगा। तो लेट से मैंने मस्टर्ड वाला लगा दिया, कोल माइन जब वहां पे पहले थी उसकी जगह मैंने फिर लगाया मस्टर्ड प्लांट्स को, तो वो क्या करेंगे, जो भी आपका वेस्ट है उसको बांध के रख देंगे, तो ये जो वेस्ट है ना वो आपका दूसरी जगह जा नहीं पाएगा। और अगर यहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट होगा तो वो तो फिर आपका वेस्ट खत्म ही कर देंगे ये प्लांट्स, ठीक है। लेकिन जो नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो हम केमिकल यूज करते हैं, उनको यहाँ पर ये बांध के रख देते हैं, ठीक है, उनको पूरा का पूरा खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि हमने इतना घटिया, मतलब क्या ही बताऊं आपको, हमने बहुत घटिया घटिया चीजें यूज करी हुई हैं, केमिकल्स यूज किए हैं जिनको खत्म करना तो नामुमकिन है। तो ये ट्रीज यहाँ पे बेचारे उनको बांध के रखते हैं, और ये फिर आपका इस तरीके से ये जो प्रोसेस है पूरी की पूरी, ये इसको हम बोलते हैं क्या, तो फाइटो रिमेडिएशन। अरे समझ में आया क्या, फटाफट से बोलो हाँ, क्लियर हुआ। तो ये सभी जो है प्रोसेस ध्यान में रखना। अब आपसे कोई भी प्रोसेस उठा के पूछ ले, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, है ना। चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, इन हाइड्रो पावर प्लांट्स विच एनर्जी ऑफ वाटर इज यूटिलाइज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो पूछ रहा है कि जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं उनमें हम कौन सी एनर्जी को यूज करते हैं वाटर की, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हो जाती है। तो ध्यान से समझना, काफी सारे बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है और बहुत से बच्चे काइनेटिक एनर्जी लगा के आ जाएंगे, पता है मुझे, लेकिन समझो हाइड्रो पावर प्लांट की जब आपसे बात हो रही होती है ना, तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना आप जरा। लेट्स से यहाँ पर मैंने हाइड्रो पावर प्लांट की बात की, तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, यहाँ पर मैंने एक डैम बना दिया, ठीक है ना, वो जो डैम होते हैं ना, डैम के पास में आपका हाइड्रो पावर प्लांट बनाए जाते हैं, ये मैंने एक अपना डैम बना दिया, और फिर मैंने इस डैम के बीच से जो है थोड़ा सा पानी खोल दिया। तो पानी लेटेस्ट से इस डैम में यहाँ तक भरा हुआ था, तो ये पानी क्या करेगा, थोड़ा सा पानी यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, तो ये पानी निकला निकला यहाँ पे थोड़े से लोअर जो है अपने यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लेटेस्ट से मैंने एक अपनी यहाँ पे एक वो लगा दी टरबाइन, ठीक है। तो ये जो टरबाइन आपका, ये टरबाइन कैसे घूमेगी, ये है आपका एक हाई एंड, ठीक है, ये आपका फिजिक्स की प्रोसेस होती है, एक हाई एंड है और फिर ये आपका क्या है, लो एंड है। तो यहाँ पर प्रेशर जो है सबसे ज्यादा होगा इस जगह, ठीक है, देख करके जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है वहां हमने अपनी टरबाइन डाल दी, तो यहाँ पर क्या है, आपका प्रेशर सबसे ज्यादा है। अब ध्यान देना, ये वाटर जो है ये फ्लो नहीं हो रहा है, ये बेसिकली आपका लेट से यहाँ पे पूरा का पूरा वाटर का पूरा सिस्टम बन गया है। अब वाटर यहाँ पे प्रेशर डाल रहा है, ठीक है, और जब वाटर रुका हुआ है, प्रेशर डाल रहा है, तो वहां पर हम उसकी कौन सी एनर्जी को यूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को यूज करते हैं। ये चीज आप समझो ध्यान से, ठीक है ना, किसको यूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को। लेकिन यही वाटर अगर मेरा बहुत ज्यादा गति से जो है घूम रहा होता, यानी कि बहुत फास्ट गति से जो है ये आपका फ्लो हो रहा होता, और फिर मैं यहाँ पे टरबाइन लगा के घुमा देता इसको, यानी कि टरबाइन लगाता और ये पानी के फ्लो की वजह से घूमने लगती, तो यहाँ पर मैं इसकी काइनेटिक एनर्जी को यूज करता, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना।
पोटेंशियल एनर्जी आपकी होती है जब कोई भी आपका लेटर से पानी है या फिर कोई भी पर्सन है, अगर वो खड़ा हुआ है, वो कहाँ पर है, रेस्ट की पोजीशन पे है, तो उसको हम बोल देते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और एक चीज और, पोटेंशियल एनर्जी में आपका हाइट कंसीडर की जाती है, ठीक है ना। जो हाइट होती है किसी के पास, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहाँ पे देखो हाइट का फैक्टर भी आपका काम कर रहा होता है। तो ये चीजें हैं। बाकी इसका जो पूरी की पूरी प्रोसेस है वो तो थोड़ी लंबी है, समझाऊंगा आपको आगे चल के, समझा भी दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये समझो, इतनी सी बात क्लियर हुई क्या? अच्छा, लेटेस्ट से मैंने आपसे बोला यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर मैं खड़ा हो गया और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ मस्त, ठीक है। तो बताओ मेरे पास कौन सी एनर्जी होगी? क्योंकि यहाँ पर मैं एक एच हाइट के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, तो अगर मैं यहाँ से नीचे कूदूंगा तो धीरे धीरे मैं अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है, बताना जरा ध्यान से देखना, लेटेस्ट से मैं यहाँ से कूद गया और फिर मैं यहाँ पर हूँ, कूदते हुए मैंने यहाँ पे अपना जो है टाइम रोक दिया और मैं यहाँ पे बिल्कुल टंगा हुआ हूँ। तो मैंने क्या, मेरे पास में क्या होगा? मेरे पास में यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी, प्लस में मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। क्योंकि अब जो है मैं जब कूद गया हूँ तो मेरे पास कुछ हाइट है, क्योंकि यहाँ पर मैं लेट से H1 हाइट के ऊपर हूँ, और मेरी काइनेटिक एनर्जी भी मैं यहाँ पे अपना, क्योंकि गिर रहा हूँ, मेरे पास में स्पीड है, मेरे पास में एक वेलोसिटी है, और मेरा यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वो भी काम कर रहा है। तो यानी कि मेरे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, चुपचाप देख रहा हूँ नीचे कूदने के लिए, तो उस समय मेरे पास बस पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अरे समझ में आया काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट आपको? अगर आया है तो फटाफट से हाँ बोलो। और यहाँ पर देखो, अब हाइड्रो पावर प्लांट में आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? तो मैंने आपको पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का कैसे यूज करना है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बता दिया। अच्छा, केमिकल एनर्जी का हम कहाँ यूज करते हैं? तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पता होगी, कौन सी? इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस में क्या होता है आपका, बेसिकली जो बैटरी वगैरह में यूज की जाती है प्रोसेस, लेकिन आपको समझाता हूँ। लेट से मैंने एक बीकर है, उसमें आपका मैंने सोल्यूशन डाल दिया। अब ये केमिस्ट्री का हो जाएगा थोड़ा सा ऐसे, क्या ही डिस्क्रिप्शन में बताऊं, पहले ये समझ लो। यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे दो छड़ें लगा दी है ना, दो रॉड लगा दी, और फिर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराया। तो जो पॉजिटिव आयन है यहाँ चले जाएंगे, नेगेटिव आयन यहाँ चले जाएंगे, कुछ एनोड पे कुछ कैथोड पे, है ना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होगा आपका, अगर आप इनसे यहाँ पे वायर को टच कराओगे तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी। थोड़ा ज्यादा आपका ये डिटेल में चला जाएगा, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही मुझे अलग से बताना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक है। तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा, कोई चिंता वाली बात है नहीं। और थर्मल एनर्जी पे यार अभी भी बहुत सारा काम हो रहा है, और इसमें थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम में। तो ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, अलग से। तो ये चीजें हैं। बाकी आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। तो इस तरीके से हम जो है सारी की सारी चीजें कवर कर रहे होंगे। पहले आपके प्रीवियस ईयर को पूरा हम निपटाएंगे, फिर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, थ्योरी है, वो सब कराता रहूंगा मैं, ठीक है। अरे समझ में आया तो फटाफट से हाँ बोलो। एंड अगर कैसा क्या लगा आपको नीचे कमेंट करके बताना फिर, ठीक है। चलो खैर, अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं 5 PM को कस्टमर रिलेशन के साथ, ठीक है। तो यहीं पर अब सेशन को एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।